मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर चुका हूं एरिया वेक्टर डिस्कस करते वक्त। अभी पिछला लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया सॉलिड एंगल, जो आप लोगों को आई होप समझ आ गया हो। सो नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स बेसिकली क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू एन एरिया, जो मैं आपको एरिया वेक्टर के वक्त बताया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फ्लो करने वाली है? नहीं करने वाली है। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली बता क्या रहा है, आज हम उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोग बुक्स में पढ़ोगे जनरली, आपको सभी लोग एक डेफिनेशन जनरली बताएंगे कि इट गिव्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है, आपका बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे जो आप ये लिखोगे, बट इसको समझते हैं हम लोग ध्यान से। इट मेजर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट मेजर्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। माइंड इट, इट मेजर्स बट इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। क्या मतलब है सर? मेजर्स भी और बोल रहे हो और नॉट इक्वल टू भी बोल रहे हो। ध्यान से समझो। मैं आपको बोलूं कि यार ये एक एरिया है और इसके थ्रू बेटा कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। सर आपने तो कहा था फील्ड लाइंस इमेजिनरी है। यस एग्जैक्टली, हमने रूल्स बनाए कुछ। अब कोई बच्चा इसी के थ्रू 5 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 50 बना रहा है। सो ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि मैं कहूं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, बट yes, it gives an idea about, it gives a measurement of electric field lines crossing an area. क्या exactly मैं कहना क्या चाहता हूं उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहा है एट डिफरेंट लेवल। ये आपको कंफर्म करा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है। क्या मतलब हुआ? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी। नाउ सी, मैं एक एरिया ड्रॉ करूं। मैंने एक एरिया ड्रॉ करा, इसी एरिया को मैं थोड़ा सा और आगे रखूं, इसी एरिया को मैं थोड़ा सा और आगे रखूं। क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया सेम रहने वाला है? नहीं रहने वाला यार, नहीं रहने वाला। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस एरिया को दूर लेके जा रहा हूं, इसके थ्रू फील्ड लाइंस कम होती हुई दिखाई दे रही है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब जो भी अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां ड्रॉ कर रहा है, कोई अगर इसमें और भी ज्यादा बना रहा है, तो ये तो गारंटीड है कि इन तीनों में यहां पर जाते जाते नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिड्यूस हो रही होगी, जो हमें क्लियरली इंडिकेट क्या कर रहा है कि जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है जैसे जैसे हम इस पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक आइडिया दे रहा है आपको किस बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट कैसी होगी उस जगह पर, वो जो एरिया है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब फ्लक्स वर्ड का मतलब ही है यार फ्लो को मेजर करना, बट फ्लो का मतलब ठीक है, जैसा मैंने आपको एयर स्ट्रीम का एग्जांपल दिया था जी, एक एरिया है उसके थ्रू एयर स्ट्रीम फ्लो कर रही है, वाटर स्ट्रीम फ्लो कर रही है, हीट है जो फ्लो कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या फ्लो कर रही है? ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है? नो। बट अगर मैं ये कहूं कि कोई भी वेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड हो, तो मैं कह सकता हूं कि उसका एक इंपैक्ट है जो इस एरिया के थ्रू क्रॉस कर रहा है। हम उस इंपैक्ट को मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम किस तरीके से इसको मेजर कर रहे हैं? हमने कहा इट मेजर्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल दे रहा हूं इसे फाई, सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं कैपिटल ई। अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे मैग्नेटिक, तब कुछ और होगा, तो इसलिए सिर्फ फाई मत लिखना, फाई सबस्क्रिप्ट ई ही लिखना।
मैं कहूंगा इट्स ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया? अगर आपको वी ए कॉस थीटा एरिया वेक्टर वाला लेक्चर एक बार और देख लो तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली वी कॉस थीटा को एरिया से मल्टीप्लाई करा तो उसके थ्रू मेरे पास रेट ऑफ फ्लो आ गया। यहां सेम वही चीज कर रहा हूं मैं, ई कॉस थीटा को मैंने मल्टीप्लाई करा एरिया के थ्रू, तो मेरे एरिया के साथ तो मेरे पास नेट फ्लक्स आ गया इस बॉडी के थ्रू। लेट्स से ये वो एरिया है जिसकी वैल्यू ए। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू क्रॉस कर रही है, लेट्स से ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, लेट्स से एन कैप, जो सपोज इस फील्ड डायरेक्शन के साथ कुछ थीटा एंगल अगर बना रहा है, तो इस ई के दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं, एक ई कॉस थीटा एंड एक ई साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो एक्चुअली इस एरिया को क्रॉस कर रहा है? मेरे को देखना यही है ना कि ये एरिया के थ्रू कितना इंपैक्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक एयर स्ट्रीम। सो ये ई कॉस थीटा ही वो कंपोनेंट है जो इस एरिया के थ्रू क्रॉस कर रहा है, नॉट ई साइन थीटा। तो अगर मैं इस ई कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं इस एरिया की वैल्यू से, तो जो मेरे पास मैग्नीट्यूड तैयार हो रहा है उस मैग्नीट्यूड को मैंने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए सर? ई की होती है न्यूटन पर कूलम, सर एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई प्रॉब्लम? पक्का? सो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैंने फाइनली अब आपको क्या बोल दिया? इट गिव्स या इट मेजर्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, बट ध्यान रहे इट इज नॉट इक्वल टू। आपको ये बात लिखनी नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूं। एट सीबीएसई लेवल आपको ये जरूरी है कि ओके इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है, और मैंने आपको बता दिया, नोट्स में भी आपको वो मिल जाए। क्या यहां तक बात क्लियर है? नाउ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। भाई ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर यार एक सिंपल सा एरिया है और सपोज इस पूरा एरिया पे हर जगह ई की वैल्यू अगर सेम है, इन दैट केस ओनली आई कैन राइट दिस ये कॉस थीटा। नाउ सपोज मेरे पास एरिया कुछ भी रैंडमली किसी शेप का हो, ओके, और ई की वैल्यू हो सकता है कि हर जगह अलग अलग। इन दैट केस मैं क्या करूंगा? हर छोटे छोटे एलिमेंट्स उठाऊंगा, हर छोटे एलिमेंट के थ्रू E डॉट ds कैलकुलेट करूंगा। भाई इसका एरिया क्या है? ds। देखो क्या मैं इसको E वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ना, E a cos थीटा है तो इसको E वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख सकता हूं, जहां पर a वेक्टर क्या होने वाला है? एरिया वेक्टर। नाउ सिमिलरली मैं यहां पर एक छोटू सा जो प्यारा सा फ्लक्स है उसको मैं लिखूंगा E डॉट ds। तो इस पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालूं? सारे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है सभी के थ्रू फ्लक्स निकाल के ऐड कर दो, कॉन्टिन्यूअसली मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला है। तो मैं इसको कैसा लिख दूंगा? लाइक दिस। इसको हम कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के अलोंग अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। And whenever you calculate the electric flux through closed surface का मतलब क्या हो? Just like a ball, closed है। मैंने सिर्फ एक पेपर को यूं कर रखा हुआ है, closed surface नहीं है, surface है। So in that case जब closed surface होगा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ ऐसा लिख दोगे। सर ये तो वही लिख दिया है, एक बदलाव, यहाँ पर एक प्यारा सा गोलू बना दोगे। क्या बना दोगे? गोलू। किसी के घर का नाम तो नहीं है? होगा भूतों के। गोलू, गुड़िया, ये ऐसे नाम है, सड़क पर खड़े हुए चिल्ला दो, 2-4 लोग तो पलट के देख ही लेंगे आपको। ओके, सो मेरे पास ये बन गया। अगर क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन है तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला लिखूंगा, और सपोज रैंडमली अगर कोई भी एक सरफेस है तो उसके लिए कुछ इस तरीके का। क्या यहां तक बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर देखो डॉट प्रोडक्ट है,
तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहां तक का आई होप समझ आया हो। सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को देखो तो मेरे पास फॉर्मूला सिंपल, अगर बिल्कुल बेसिक की बात करूं तो आया ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू, वेयर थीटा इज, थीटा क्या है यहां पर, ध्यान से दोबारा मैं डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से इमेजिन करो। मैंने क्या बनाया था, मैंने एक एरिया वेक्टर दिखाया था और ये ई दिखाया था, ये एंगल थीटा बनाया था। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम बच्चे कंडक्ट करते हैं। ओके, ये हमें नहीं करनी है, ठीक है, ये मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है मेरे बच्चे थीटा। नाउ यार ये थीटा का साइन, सॉरी थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। ओके, तो अगर cos थीटा पॉजिटिव हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अगर cos थीटा नेगेटिव हुआ तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, मैंने आपको जब एरिया वेक्टर बताया तो सर एरिया वेक्टर तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। यस, बिल्कुल दोनों पॉसिबल है। नाउ पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है इनवर्ड फ्लक्स या इनफ्लक्स। इसी को हम एफ फ्लक्स भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, बहुत एक कंफ्यूजन दूर करने वालों में भी आज होती है बच्चों को। किसी एरिया के थ्रू अगर फ्लक्स बाहर जा रहा है तो मैं उसे बोलूंगा कि वो फ्लक्स आउटवर्ड, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स अंदर आ रहा है तो मैं कहूंगा वो इनवर्ड फ्लक्स है, वो नेगेटिव होना चाहिए। अब ओहो सर ये कैसी बातें करी आपने। लाओ, ये मेरे पास एक शीट है, इमेजिन करो, और चलिए इसे नाउ सी, मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू जा रही। अब आप मेरे को बता सकते हो कि ये फ्लक्स इसके, ये फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही है या इसके बाहर जा रही है। यहां से देखो सॉरी इसके अंदर जा रही है, और यहां से देखो सर ये तो बाहर आ रही है। जब एक प्लेन सरफेस, सिंपल एक सरफेस, इन दैट केस आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये फ्लक्स अंदर जा रहा है या फ्लक्स बाहर जा रहा है। बट इन केस ऑफ अ क्लोज्ड बाउंड्री लाइक दिस, मैं फील्ड लाइन बनाइए, यहां इस सरफेस पे ये अंदर जा रहा है और इस सरफेस पे ये बाहर जा रहा है, मैं क्लियरली बता सकता हूं। कभी भी सिंगल एक प्लेन सरफेस के लिए आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि फ्लक्स अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। सो इन दैट केस जो आप एरिया वेक्टर लोगे वो हमेशा पॉजिटिव वेक्टर लोगे। मैंने एरिया वेक्टर के लेक्चर में ये बात आपसे कही। सो मतलब कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस फिगर में आपको कुछ ऐसी दिखाई तो ऑब्वियसली आप एरिया वेक्टर उसके साथ में ही कह लोगे, इस तरह से कि थीटा क्या हो, एक्यूट, एंड आप फ्लक्स पॉजिटिव कैलकुलेट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम, समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं? आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स प्लेन शीट या प्लेन एरिया के लिए कभी मेजर नहीं करने, वो तब मेजर करने जब वो सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड सरफेस। डन है? पक्का? सभी को क्लियर? नाउ अगर कभी भी एक क्लोज्ड सरफेस आ जाए, लाइक लेट्स से ये क्यूब, ये क्यूब क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस की जितनी भी बाउंड्रीज है, एरिया वेक्टर आप हमेशा उसके आउटवर्ड नॉर्मल लोगे। ये बात लिख के रख लो, याद रख लो, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है। अगर कभी भी एक क्लोज्ड सरफेस दिख जाए तो एरिया वेक्टर उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। ओके, तो ये बातें याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। बढ़े आगे, चलो रब करते। तो बच्चे करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। मैंने आपको दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 आई कैप है, वेक्टर फॉर्म में क्या बता रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, कह रहा है, और ऐसा ही यूनिट्स में दी हुई है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दे दी, लाइंग इन 3 ऑप्शंस दे दी, उसका सॉल्यूशन देखिए। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, क्या क्या चाहिए, E चाहिए, A चाहिए, थीटा चाहिए। E की वैल्यू है जी, पुट कर देता हूं 1000, एरिया दे दिया सर आपने 1। नाउ थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है सर, x के अलोंग है, लेट्स से x है, ये y है, ये z है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो x के अलोंग है, एंड वेयर इज द प्लेन, एरिया xy प्लेन में, तो एरिया वेक्टर का हुआ सेट के अलोंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एरिया और ई के बीच का एंगल नहीं है। मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे ये मिस्टेक कमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। अगर एरिया एक्स वाई प्लेन में तो एरिया वेक्टर का हुआ जेड के अलोंग, तो मतलब कि थीटा 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 डिग्री प्लस क्या आ गया 0। सेकंड पार्ट सोचते हैं, सर एरिया वाई जेड प्लेन में है तो डायरेक्ट करते हैं ई ए कॉस। अगर एरिया वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किधर हुआ, एक्स के अलोंग, यानी ई भी एक्स के अलोंग है, एरिया वेक्टर भी एक्स के अलोंग है, cos 0 प्लस इज 1000। डन। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, एरिया एक्स जेड प्लेन में है। अगर एरिया एक्स जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर का हुआ वाई के अलोंग और ई किधर है, एक्स के अलोंग। थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। क्या आप लोग कर सकते हो इसे, फ्लक्स इसमें क्या आएगा 0। क्या ये एग्जांपल क्लियर है? चलो एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, कह रहा है एक एरिया है 20 यूनिट्स, यानी ऐसा यूनिट्स में गिवन है इन YZ प्लेन, कह रहा है कैलकुलेट द फ्लक्स। अगर ई आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो कोशिश करो एरिया वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में बना लो। तो ई लिख लेता हूं। नाउ एरिया वेक्टर कर चुके हैं, एरिया वेक्टर का लेक्चर एक बार देख लेना अगर जिसने नहीं देखा है। मेरे पास एरिया कितना है 20, मैग्नीट्यूड। नाउ यूनिट वेक्टर सोचता हूं, एरिया कहां पड़ा हुआ है YZ प्लेन में, तो एरिया वेक्टर कहां होगा आई कैप। सर ये तो आसान है, हमें आता है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मल्टीप्लाई करूंगा आई वाले मल्टीप्लाई, इट्स 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जे और के है ही नहीं। मजा आ रहा है? करें और क्वेश्चंस, चलो। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है जिसकी वैल्यू गिवन है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। सॉल्यूशन, ई कितना है वैल्यू, सर इतनी है, लिख लो जी। एरिया, सर ये तो स्क्वायर की साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकालूं, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलो, तो मेरे पास आ गया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस में मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं पिछले लेक्चर में कर भी चुका हूं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। ओके, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट, अब मेन बात बचती है थीटा की। फ्लक्स के फॉर्मूले का तो ई ए कॉस थीटा चाहिए, तो थीटा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर शीट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, यानी कि ये स्क्वायर शीट है अगर, तो ये फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन हमें तो कौन सा एंगल चाहिए होता है, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच, तो क्या वो 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? यही छोटी सी बात है जो यहां पर गलती कराएगी। बच्चे क्या करते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला याद है सर, ई ए कॉस थीटा, अब इंग्लिश पढ़ते हैं, ओके ई गिवन है, साइड से चले एरिया भी आ गया, थीटा गिवन है, पुट कर दो ना। ध्यान से पढ़ो, अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर थीटा 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई, फॉर्मूला जरूर लिखना, ए
एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो मेरे पास कितना आ गया ये 2.5 into 10 to the power 2 यानी 250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैलकुलेशन एरर्स मुझसे हो सकता है, तुम लोग चेक कर लेना। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करके क्वेश्चन नंबर 4 बना रहा हूं। आप लोग हो सके तो वीडियो पॉज कर करके कॉपी कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन मैं यही सब लिख रहा हूं, सच दैट, यहां पर लिख देते हैं एड में, सच दैट इट्स नॉर्मल is making an angle 30 degree with the field। तो मैंने इस क्वेश्चन में बोल दिया कि इस एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है वो फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस बार मैं थीटा क्या ले लूंगा 30 डिग्री, सब कुछ सेम रहेगा। ये cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, सब कुछ सेम चलेगा, साथ में √3 और आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है मेरे बच्चों सभी को? कुछ एग्जांपल्स क्लियर हुए? तो मैंने आपको 4 एग्जांपल्स करा दिए। चलो अब 1 या 2 एग्जांपल्स करते हैं। अगर क्लोज्ड सरफेस आ जाए तो हमें कैसे टैकल करते हैं। ओके, तो ये है बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपको एक सिलेंडर रखा हुआ दिख रहा है, क्लोज सरफेस है, एक्स एक्सिस के अलोंग इस सिलेंडर की एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 50x i कैप। इसको देखो, इसको रीड कैसे करना है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, आई कैप क्या बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, एंड ये एक्स क्या बता रहा है कि जो ई है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा ई भी चेंज हो रहा होगा। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है वो आपको गिवन है। कह रहा है सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स निकालो। नाउ ध्यान से देखेंगे, अब इस सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में 3 सरफेस है, एक ये वाला क्लोज्ड, और सॉरी फ्लैट, एक ये वाला फ्लैट, एंड ये कर्व। इमेजिन कर पा रहे हो 1 2 3। तो अगर मैं इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स निकाल लूं, मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाना चाहिए। सो फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ई चाहिए, मुझे ए चाहिए, मुझे थीटा चाहिए। जहां थीटा किस किस के बीच है, ई और एरिया वेक्टर। तो लेट्स से मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मान लेता हूं सेकंड, और इसका वाले को मान लेता हूं थर्ड। मैं एक एक करके तीनों के फ्लक्स निकालता हूं और उन्हें ऐड कर देता हूं। चलो जी सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले तो फर्स्ट सरफेस को देखते हैं। 5 1 निकालता हूं, ई ए cos थीटा। ई की वैल्यू, सर ई की वैल्यू तो 50 इंटू एक्स है, 50 इंटू एक्स। जब मैं इस सरफेस पे पहुंचा हूं तो एक्स पे कहां कट कर रहा है 1 पर, तो एक्स की जगह क्या रख दिया 1। ये हो गया ई। नाउ एरिया, एरिया क्या होगा ये, जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बदल लो जी मीटर स्क्वायर में। ओके, नाउ थीटा, थीटा के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ई की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ई किधर है आई कैप, एंड क्लोज्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर कहां होना चाहिए सर, आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर। तो ई और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या हुआ 180 डिग्री, यानी मैं क्या पुट कर दूंगा यहां पर cos 180 डिग्री। ये मेरे पास आ गया माइनस में 1250 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों? पक्का। चलो ट्राई करते हैं सेकंड वाला पार्ट। φ2 कैसे निकालूं सर? φ2 के लिए भी यही सब चाहिए होगा। ई तो एज इट इज रख दूं नहीं। जब मैं ई पे पहुंचा तो एक्स कितना हो चुका है अब इस सरफेस के लिए 1 + 2 3। ओके, एरिया, एरिया वही है सर। एंड व्हाट अबाउट थीटा नाउ? एरिया वेक्टर किधर होना चाहिए सर? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ई किधर है सर? इधर ही है। सो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 पुट कर देता हूं। cos 0 डिग्री पुट करा, ये 1 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, 25 15 कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना कर दूं 3750 और इनटू में 10⁻⁴। क्या ये बात क्लियर है? पक्का। थर्ड वाले सरफेस को अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये है, और इस सिलेंडर के कहीं पर भी अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो ई के परपेंडिकुलर आने वाला है। मतलब कि phi थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास नेट फ्लक्स आ जाना चाहिए।
क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? माइनस दिस प्लस 0, तो ये कितना आ गया टोटल? 2500 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहां पर एक ध्यान से एक बात देखो, फर्स्ट वाला फ्लक्स किसमें आया? साइन नेगेटिव। क्या बता रहा होगा नेगेटिव? सर फ्लक्स एंटर हो रहा है, देखो ध्यान से, एंटर हो रहा है नहीं हो रहा? सेकंड वाले सरफेस के लिए देखो फ्लक्स पॉजिटिव आया हुआ है। क्यों पॉजिटिव आया हुआ है? क्योंकि वहां के लिए फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यही मैंने बताया था। मैंने इससे पहले आपको 4 एग्जांपल कराए, क्या उन चारों में कहीं पर आंसर माइनस में आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो प्लेन एक ही सरफेस था। जहां क्लोज्ड सरफेस की बात आएगी, मैं वहीं पर प्लस और माइनस को सोचूंगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो, सो आई होप कि अब ये कुछ 5 एग्जांपल्स करने के बाद, 5 हो गए ना, आप लोग फ्लक्स को थोड़ा सा समझ पाए हो और इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपके पास है ही, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर डाल देता हूं। जिसके पास नहीं है वो स्टडी मटेरियल देखे, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स इससे ट्राई करें, असाइनमेंट के कुछ फ्लक्स वाले न्यूमेरिकल्स करें, अभी गॉस थ्योरम के नहीं। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ गॉस थ्योरम डिस्कस करने वाला हूं। सो आपके फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल की तरफ से ये लेक्चर को मैं फिनिश करता हूं एक प्यारे से बाय बाय के साथ, और लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कौन से? गॉस थ्योरम। बहुत मजा आने वाला है।